जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और छत्तीसगढ़ की आज की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की दस्तक के मद्देनजर अब स्वास्थ्य विभाग ने दुर्ग बिलासपुर के 13 मरीजों की पहचान करके अस्पतालों को अलर्ट मोड पर जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बिलासपुर जिलों में स्वाइन फ्लू के मद्देनजर 13 मरीज पाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों जिलों के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू के कुल मिलाकर 6 मरीज पाए जा चुके हैं, और राहत की बात यह है कि इनमें से 4 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। वर्तमान में 2 संक्रमितों का उपचार चल रहा है, जिनमें से एक का इलाज एम्स रायपुर जबकि दूसरे का सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि यह भी एक कोरोना वायरस की तरह से फैलने वाली एक बीमारी है। बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 फ्लू के 7 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5 मरीजों के ठीक होने के बाद इनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। फिलहाल 2 मरीजों का इलाज शहर के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। भर्ती संक्रमित में से करीबन एक 75 वर्षीय महिला भी शामिल है, जिनकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है और इन्हें आईसीयू से बाहर लाया गया है। एक अन्य तकरीबन 30 वर्षीय मरीज रायपुर यात्रा का विवरण इनका पाया गया है। 2 बार सड़क जाम करने के बाद जाकर के पेंड्रावन पहुंचे शिक्षा मंत्री। छात्रों से मुलाकात करके सेल्फी लेकर के वीडियो बनाया और स्टूडेंट्स ने कहा कि पानी की समस्या भी दूर कराइए। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी को लेकर के लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन के स्वर अब तेज होने लगे हैं। बता दें कि सड़क पर उतर करके धमधा खैरागढ़ मुख्य मार्ग जाम करने वाले पेंड्रावन के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के छात्रों से मिलने गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पहुंचे। प्रदर्शन खत्म होने के 2 दिन बाद जाकर स्कूल शिक्षा मंत्री पहुंचे और छात्र छात्राओं से सीधे मुलाकात करी गई। मंत्री ने बताया कि छात्रों की मांग को देखते हुए उसी दिन जरूरी व्यवस्था करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ सेल्फी ली और वीडियो भी बनाया। छात्रों ने वीडियो में मंत्री को धन्यवाद भी दिया। मंत्री ने छात्रों से कहा कि आपने फोन पर बात करने से बात कही थी, लेकिन हमने खुद आपसे मिलने आ गए। उन्होंने छात्रों को मन लगाकर पढ़ाई करने की बात कही। स्कूल में पहुंचे 3 नए शिक्षकों से भी मंत्री ने बात की और बेहतर पढ़ाई कराने का निर्देश जारी किया। मंत्री ने बताया कि एक और शिक्षक जल्द ही स्कूल में पदस्थ होगा। उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से भी बातचीत की। उन्होंने फिलहाल स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक करने की बात कही है, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत करने की भी उन्होंने बात कही। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी करने का भी निर्देश जारी किया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले से, जहां अचानक से ट्रेन के सामने आ गया तेंदुआ। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर सुरंग के बीच ये फंसा रहा। धीमी रफ्तार की वजह से सुरक्षित जंगल की ओर भाग निकला। बिलासपुर कटनी रेलवे मार्ग पर भनवारटंग के पास मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ अचानक से रेल के सुरंग के अंदर ट्रेन के ठीक सामने यानी पटरी पर आ गया था। तेंदुए के सामने देख करके ट्रेन की रफ्तार तुरंत धीमी कर दी गई। कुछ देर तक तेंदुआ ट्रेन के आगे पटरी पर चलता रहा और फिर सुरंग से बाहर निकलकर जंगल की ओर भाग चला गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन भनवारटंग के पास सुरंग से होकर गुजर रही थी और इसी दौरान लोको पायलट की नजर पटरी पर आए तेंदुए पर पड़ गई। तेंदुए को देखते हुए ट्रेन की गति को धीमी कर दी गई। सुरंग के अंदर अचानक वन्यजीव के आने की वजह से ट्रेन में बैठे यात्रियों में भी कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया था। ट्रेन की रफ्तार कम होने के कारण तेंदुआ सुरक्षित बाहर निकल गया। वह कुछ देर तक पटरी पर ही रहा और इसके बाद सुरंग से बाहर निकल गया। इसके बाद वह जंगल की तरफ चला गया। तेंदुए के सुरक्षित जंगल में चले जाने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। गरियाबंद के देवभोग में किडनी रोग की वजह से 8 लोगों की मौत का मामला उजागर हो रहा है। जल स्रोतों में टीडीएस की मात्रा काफी अधिक है और पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं आज भी ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा के बाद अब देवभोग मुख्यालय में भी किडनी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। लगातार नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 3 में पिछले 6 सालों में 8 से ज्यादा लोगों की किडनी की बीमारी की वजह से मौत होने का दावा किया जा रहा है। वहीं जांच में अब कई जल स्रोतों में पानी के टीडीएस की मात्रा करीबन 800 से लेकर 1200 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई है और इसके बाद लोगों ने मोहल्ले का पानी पीना छोड़ दिया है। इधर स्थानीय लोगों को करीबन 1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि वार्ड 3 में पीने लायक पानी का एकमात्र स्रोत जल सोलर पंप है, लेकिन यह भी कई महीनों से बंद पड़ा है। लोगों ने समाधान शिविर में इसके लिए आवेदन भी दिया है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 3 में लगभग 350 से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ
3 सार्वजनिक नल कनेक्शन के अलावा 80 निजी बोर कनेक्शन भी है, जिसमें 50 से ज़्यादा बोर कनेक्शनों में पानी के करीबन TDS की मात्रा 800 से 1200 मिलीग्राम प्रति लीटर तक मापा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी वजह से यहाँ किडनी के मरीजों की संख्या ज़्यादा है। रायगढ़ में हाथियों ने तकरीबन 26 किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। रात में जंगल से निकलकर खेतों में लगातार हाथी घुस रहे हैं और जिले में करीबन 165 हाथियों का डेरा अब भी बना हुआ है। रायगढ़ जिले में हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों के दल को रात के समय जंगल से निकलकर बस्तियों के करीब पहुंच रहे हैं। खेतों में घुसकर धान की फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मंगलवार रात भी हाथियों ने अलग अलग गाँवों में 26 किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया, वो भी धान की। वहीं सुबह वन विभाग की टीम ने नुकसान का आकलन शुरू किया है। धर्मजयगढ़ वन मंडल के बाकारूमा रेंज के पोला I8, साथ ही सिसरंगा और सोनपुर में करीबन हाथियों ने 7 किसानों की फसलों को रौंद दिया। इसी के अलावा धर्मजयगढ़ रेंज के नागदरहा में फिरसिंह राठिया की करीबन फसल को भी नुकसान पहुंचाया गया। बोरो रेंज में धवाई डांड में जगरमोती भुइयार और मानसा यादव के खेत में भी हाथियों ने निशान छोड़े हैं। वहीं छाल रेंज के चौकी मार में भी हिरीराम, हीराराम, चमार और साथ ही राम समेत कुल मिलाकर 7 किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया गया इन हाथियों के द्वारा। साथ ही साथ कापू रेंज के रायमेर और किरिया में भी बुधन साय, पेशराम, बहादुर एक्का, प्रेम साय एक्का और दिलीप के खेतों में भी हाथियों ने धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ की सरकार शीतकालीन सत्र में UCC विधेयक लाने जा रही है। रायपुर में मंथन करके कमेटी ने अब जनप्रतिनिधियों साथ ही एक्सपर्ट से इसके सुझाव लिए हैं। सभी वर्गों को ध्यान में रख करके इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा छत्तीसगढ़ की ओर से। बता दें, छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है, जिस बाबत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में UCC से संबंधित विधेयक को पेश किया जाएगा। विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित किए गए उच्च स्तरीय समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब गुरुवार 27 अगस्त को राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में राज्य स्तरीय परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में करीबन 200 से ज्यादा प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और कानून विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। समिति का उद्देश्य प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, उनके सामाजिक प्रभाव और व्यवहारिक पहलुओं पर व्यापक चर्चा करना रहा। राज्य सरकार अब UCC के मसौदे को तैयार करने से पहले समाज के अलग अलग वर्गों से सुझाव लेने की प्रक्रिया को अपना रहा है। समिति का प्रयास है कि कानून बनाते समय सभी समुदाय के अधिकारों, परंपराओं और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। इसके लिए सामाजिक, धार्मिक और विधिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों को भी चरणबद्ध तरीके से संवाद के तौर पर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद ने कहा कि नींबू काटा तो बारिश रुक जाएगी, कहा कार्यक्रम सफल। कांग्रेस ने कहा कि शक्कर, पेट्रोल और डीजल के दाम साथ ही बिजली के दाम भी कम करवा दीजिए नींबू काटकर। छत्तीसगढ़ के बालोद में भाजपा सांसद भोजराज नाग ने दावा किया कि उन्होंने बूढ़ा महादेव और महादेव से प्रार्थना करके नींबू काटा और बारिश रुक गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम सफल हो गया, पानी गिरना है तो गिरे। वहीं अब उनके इस बयान को लेकर के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भाजपा सांसद के बयान पर अब कांग्रेस ने तंज कसा। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि अगर ऐसा है तो नींबू काटकर महंगाई रोक दे, पेट्रोल शक्कर की कीमतें कम करवा दें, बिजली बिल कम करवा दें। वहीं बता दें कि इस बाबत जो है महतारी वंदन योजना की किस्त जारी करने के लिए CM पहुंचे हुए थे। बता दें, डौंडी लोहारा में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी करने पहुंचे थे और इसी दौरान सांसद भोजराज नाग ने खराब मौसम का जिक्र करते हुए बारिश रोकने के लिए बूढ़ा महादेव और महादेव से प्रार्थना करने और नींबू काटने की बात कही, जो कि सोशल मीडिया पर अब जाकर खूब वायरल हो रहा है। महादेव बुक मामले में अब DGGI का एक्शन देखने को मिल रहा है। 1,45,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, 40,603 करोड़ GST मांगी अफसरों ने और 97 लोगों को नोटिस जारी किया। बता दें कि ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग सिंडिकेट महादेव बुक पर DGGI रायपुर जोनल यूनिट ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। 26 अगस्त को जांच के बाद 2 शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 के बीच करीबन 1,45,000 करोड़ रुपए के टैक्सेबल कारोबार का आकलन किया गया है। इस पर 40,603 करोड़ से अधिक की GST की मांग प्रस्तावित की गई है। कार्यवाही के दायरे में सौरभ चंद्राकर, रवि उपल समेत कुल मिलाकर 97 लोगों को बतौर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। वहीं जांच में अब करीबन 2000 पैनलों का नेटवर्क भी सामने आया है। पैनल ऑपरेटरों के बयानों के मुताबिक प्रत्येक पैनल पर रोजाना औसतन 5 से 10 लाख रुपए जमा होते थे। सभी पैनलों को मिलाकर रोजाना करीबन 99 करोड़ रुपए का जमा होने का अनुमान जांच
पे निकलकर सामने आ रहा है। वहीं बता दें कि ये जो सिंडिकेट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था, जहां DGGI के मुताबिक महादेव बुक केवल एक वेबसाइट या फिर ऐप नहीं बल्कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संचालित बेटिंग नेटवर्क था, जहां क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस समेत विभिन्न खेलों पर ऑनलाइन बेटिंग की गतिविधियों का आरोप है। जांच में gold365.com, lasers247.com, 11xplay.com, betbook247.com और silverexchange.com, इसके अलावा स्काई एक्सचेंज समेत कई प्लेटफॉर्म का उल्लेख इसमें किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के 18 निगम मंडल आयोगों के पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा दिया गया है। रामलाल रूप सिंह मंडावी और डॉक्टर ममता साहू को कैबिनेट रैंक के तौर पर दर्जा दिया गया है, जबकि 15 को राज्य मंत्री का दर्जा सौंपा गया है। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग अलग निगम, बोर्ड और आयोगों के मंडल अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा सौंपा है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक कुल 18 पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा दिया गया है। इनमें से 3 को कैबिनेट मंत्री और 15 को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी को पहले 29 अक्टूबर 2025 के आदेश में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। जब इस आदेश में बदलाव करते हुए उन्होंने अब इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा सौंप दिया है। इसके अलावा सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर ममता साहू को कैबिनेट मंत्री का दर्जा सौंपा है। बड़ी खबर मनेन्द्रगढ़ से, जहां वार्डों में लगातार भालू के घूमने का वीडियो वायरल है। लोग रत जगह करने को मजबूर है। वन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टीम गठित करके अब निगरानी भी शुरू कर दी गई है। MCB जिला मुख्यालय के मनेन्द्रगढ़ के अलग अलग वार्डों में इन दिनों भालू के लगातार विचरण की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। भालू के कई घरों में घुसकर सामान को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है। हाल ही में उसके रेलवे स्टेशन परिसर से पहुंचने से पहले भी अफरा तफरी मच गई थी। लगातार आवाजाही की वजह से लोग रात में मशाल लेकर रत जगह करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक भालू शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहा है और कई बार घरों में घुसकर सामान को नुकसान पहुंचा चुका है। इसके चलते खासकर रात के समय लोग घरों से बाहर निकलने को डर रहे हैं। वार्ड वासियों का आरोप है कि भालू शहर के कई जगहों पर दिखाई देने की वजह से वन विभाग को सूचना देने के लिए फोन किया जाता है, लेकिन कई बार कॉल रिसीव ही नहीं होती। लोगों की मांग है कि भालू को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए ताकि मानव और वन्य जीव संघर्ष की स्थिति न बने। 1484 वन रक्षकों के पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को प्रस्तावित है। इसके लिए 16,762 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। वन मंत्री ने कहा कि युवाओं का लंबा इंतजार अब फाइनली खत्म हुआ है। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में वन रक्षक के 1484 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को अब तेज कर दिया गया है। भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को होने जा रहा है। इसके अलावा शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हुए 16,762 अभ्यर्थी अब लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन केदार कश्यप के निर्देशों और साथ ही भर्ती प्रक्रिया की लगातार समीक्षा के बाद लिखित परीक्षा की तारीखों को तय कर दिया गया है। विभाग ने लंबित मामलों का निराकरण करते हुए परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश के हजारों युवा लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। युवा पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी हो और योग्य युवाओं को जल्द ही रोजगार का अवसर मिले। मैनपाट में 58 दिनों से ग्रामीणों ने बॉक्साइट खनन परिवहन को रोक रखा है। कहा, बिना मुआवजा अपनी जमीन नहीं सौंपेंगे। CMDC ने अब FIR करा दी है। गांव वालों ने भी शिकायत जारी कर दी है। सरगुजा के मैनपाट के बरीमा में बॉक्साइट खनन को लेकर ग्रामीणों और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी CMDC के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें मुआवजा दिए बिना उनकी जमीन से बॉक्साइट का खनन नहीं किया जा सकता। विरोध में ग्रामीणों ने 1 जुलाई से बॉक्साइट उत्खनन और परिवहन रोक रखा है। वहीं CMDC की ओर से छत्तीसगढ़ के खिलाफ कमलेश्वरपुर थाने में FIR दर्ज कर दी गई है, जहां ग्रामीणों ने CMDC और ठेकेदारों के खिलाफ पुलिस में अपनी शिकायत दी है। ग्रामीणों के मुताबिक बरीमा में बॉक्साइट खनन के लिए CMDC को लीज मिली थी। इसकी अवधि 2017 से 2024 तक निर्धारित थी। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवधि में खनन नहीं हुआ। लीज अवधि खत्म होने के बाद अब इसको बढ़ाने के लिए ग्रामीणों की सहमति या पंचायत का प्रस्ताव भी नहीं लिया गया है।
ग्रामीणों का आरोप है कि लीज खत्म होने के बाद भी सीएमडीसी के ठेकेदारों द्वारा उनकी जमीन से बॉक्साइट निकाला जा रहा है। ग्रामीण अब अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सीएमडीसी की ओर से हर साल 72,500 रुपये मुआवजा तय किया गया है, जबकि ग्रामीण 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की मांग कर रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में चोरों का भी डेरा है। 7 दिन में 7 दोपहिया वाहन को पार कर दिया गया। 1,38,000 रुपये का भी नुकसान हुआ है। अब पुलिस जो है सीसीटीवी संभालने में लगी हुई है। भिलाई के जयंती स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक हुई सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में रोज हजारों श्रद्धालु पहुंचे। भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने कथा स्थल के आसपास खड़े दोपहिया वाहनों को निशाना बनाया और करीबन 7 दिन में ही करीबन 7 वाहन को चोरी होने की शिकायत पुलिस थाने तक पहुंची है। इनमें 5 बाइक और 2 स्कूटी शामिल है, जिसकी कीमत करीबन 1,38,000 रुपए है। 20 अगस्त को टी चंदूराव की पत्नी के साथ कथा सुनने पहुंचे थे। सुबह 11 बजे होंडा बाइक पार्किंग में खड़ी कर पंडाल के अंदर चले गए। दोपहर 3 बजे लौटे तो देखो बाइक इनकी गायब नहीं थी। वहीं वाहन की कीमत करीबन 30,000 रुपये बताई गई। वहीं इसी प्रकार से लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ धार्मिक स्थलों पर जा कर के लोगों के हार या फिर कान के या फिर जो गले में पहनते हैं वो लगातार चोरी होने की शिकायत निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अब आखिरकार हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, जो कि नेपाल में फंसे लोगों के लिए हर संभव सहायता की कोशिश करेगी। भूकंप और उसके बाद ग्लेशियर फटने की वजह से नेपाल में आई बाढ़ के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सीएम साय के निर्देश पर राज्य सरकार ने अपने प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षित वापसी और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छत्तीसगढ़ के कितने लोग नेपाल में फंसे हो सकते हैं। राज्यों के नागरिकों के अलावा उनके परिजनों की सहायता के लिए आवश्यक जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1070 तथा दूरभाष नंबर 771-222 और इसके अलावा 3471 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार अपने प्रत्येक नागरिकों के साथ खड़ी है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति के कारण प्रभावित छत्तीसगढ़ वासियों की जानकारी जुटाने के साथ ही उनकी सुरक्षित वापसी में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरे तरीके से काम करने और सहायता देने के लिए आगे निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां युवक ने शिव और हनुमान की मंदिर में प्रतिमा को तोड़फोड़ कर दिया। नौकरी नहीं मिलने से नाराज था। छेनी और हथौड़े से इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। रायपुर के गुड़ियारी इलाके के पड़ाव स्थित मंदिर में भगवान शिव, हनुमान जी और साईं बाबा की प्रतिमा तोड़ने का मामला गुरुवार 27 अगस्त को सामने आया। स्थानीय रहवासियों की सूचना पर पुलिस ने मामले में जांच करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम हेमंत अग्रवाल बताया जा रहा है। गुड़ियारी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को प्रवीण लांजवेकर ने गुड़ियारी थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि अज्ञात व्यक्ति से शिव हनुमान मंदिर परिसर में प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने अब जांच शुरू करके घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली और संदिग्धों से पूछताछ के बाद अब पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल हुई है। CGVS के ऐप में अपग्रेड किया जा रहा है। अब नेटवर्क नहीं होने पर भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगने वाली है शिक्षकों की। शासकीय स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र यानी CGVS के ऐप को अपग्रेड कर दिया है। ऐप में ऑफलाइन मोड और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा को जोड़ दिया गया है। अब शिक्षक बिना इंटरनेट के भी स्कूल परिसर में चेक इन कर सकते हैं। इससे प्रदेश के प्राथमिक, हायर सेकेंडरी स्कूलों और कार्यालयों में प्रदेश करीबन 1,75,000 शिक्षक और कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा बस्तर, सरगुजा, गरियाबंद और बिलासपुर संभाग के नेटवर्क विहीन दूरस्थ इलाकों में पदस्थ शिक्षकों को मिलेगा। पिछले महीने लोक शिक्षण संचालनालय ने जितने दिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी उतने ही दिनों का वेतन जारी करने का निर्देश जारी किया था। नेटवर्क की समस्या का हवाला देते हुए शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध भी किया था।
स्कूल सफाई कर्मचारियों का अल्टीमेटम सरकार के सामने निकलकर सामने आ रहा है, जहां 30 सितंबर तक मांगे पूरी करने, नहीं तो 2 अक्टूबर से हड़ताल की चेतावनी दी गई है। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अंशकालीन सफाई कर्मचारी को पूर्णकालीन करने और सम्मानजनक मानदेय समेत अन्य लंबित मांगों को पूरा करने स्कूल सफाई कर्मचारियों ने शासन को 30 सितंबर तक अल्टीमेटम जारी किया है। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर के करीबन 43,000 से अधिक स्कूल सफाई कर्मचारी का काम ठप कर 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में राजधानी रायपुर में रखी गई है। इसमें आंदोलन के संबंध में रणनीति को तैयार किया जाएगा। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक लगातार पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा।